तमा फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी बताया सर। देखिए, यहाँ चुनाव है 25 तारीख को और हम लोग घूम रहे हैं, गोपालगंज भी घूमे हैं, सिवान भी घूमे और कहीं कोई लड़ाई नहीं। बिहार के लोग, सिवान के लोग, गोपालगंज के लोग यह मन बनाए हुए हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और उसके लिए एक एक सीट का महत्व है और सभी लोग यह मन बना के बैठे हुए हैं कि गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को और सिवान से श्रीमती विजय लक्ष्मी जी को अपना वोट देकर लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजेंगे। इसलिए यहाँ कोई समस्या नहीं। अब आप लोग का कुछ सवाल हो तो पूछिए। सर, समस्याएं नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बड़े बड़े चेहरों को सिवान में उतारा जा रहा है, तो इसको क्या समझा जाए सर? देखिए, बड़े बड़े चेहरों को उतारा जा रहा है, ये तो चुनाव है, तो चुनाव में घूमेगा नहीं लोग। चुनाव में खाली उम्मीदवार को छोड़ दिया जाता है, चुनाव प्रचार होता है। इस तरह से सर, मतलब देखा जाए तो मोदी जी आए हुए हैं, असम के मुख्यमंत्री आए हैं, आप भी आ गए हैं और उसके बाद केसी सिंह पहले से ही जो है कि इसमें लगी हुई हैं। हर क्षेत्र में लोग घूमेंगे नहीं, अपने अपने समाज में अपने अपने लोगों के बीच जाते हैं और लोग बताते हैं। तो घूमना, चुनाव प्रचार तो आपके हिसाब से चुनाव का घोषणा हो जाना चाहिए। जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका मतलब चुनाव का घोषणा हो जाना चाहिए, नामांकन कर देना चाहिए और उसके बाद सो जाना चाहिए। अरे भाई, उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, पार्टी चुनाव लड़ रही है, इसको बताने के लिए भी तो लोग को घूमना पड़ता है ना। जातीय समीकरण में सर बिखराव को सुना जा रहा है कि बिखराव कुछ है। कौन सा जातीय समीकरण में बिखराव? फॉरवर्ड जो कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड जो है इंडिया से कटे हुए हैं इस बार। क्यों कटे हुए? तो सर ये हम लोग बताएंगे। नहीं, कोई कटे हुए नहीं है, ये आपका आकलन है। क्यों कटेंगे फॉरवर्ड? काहे का कटेगा? उसका कोई कारण नहीं है। बिखराव तो पैदा किया जाता है। हम भी चुनाव लड़ रहे थे, तो बहुत लोग बहुत तरह का बात कर रहे थे, तो कहाँ कुछ हुआ? इसलिए ये सब प्रचार करने का एक तरीका है विरोधियों। कोई बिखराव वोट में नहीं। तेजस्वी यादव सर लगातार यहाँ पे सभा कर रहे हैं और कहना है उनका कि डॉक्टर हमें बोला है कि आप आराम कीजिए, लेकिन हम जब तक मोदी जी को आराम नहीं करने देंगे, जब तक उनको हम नहीं ये करेंगे, तब तक हम आराम नहीं करेंगे। वो आराम इस चुनाव के बाद 4 जून के बाद जी वो अस्थायी तौर पर आराम करेंगे। वो 4 जून के बाद अस्थायी तौर पर आराम करेंगे। पहले बिहार में घूम रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, घूम रहे हैं, तो घूम के ये बताना चाहिए ना कि उनके पिताजी, उनकी माताजी ने भी 15 साल बिहार में शासन किया और उनके पिताजी और माताजी के समय बिहार की हालत क्या थी, बिहार में क्या स्थिति थी? कहीं रोड था क्या? कहीं बिजली थी? कोई कानून व्यवस्था था? और आज
नीतीश कुमार जी के 18 साल के शासनकाल में गांव-गांव में सड़क है, गांव-गांव में बिजली चल रही है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। सिवान, छपरा, गोपालगंज से कोई 2 बजे रात में भी पटना जाए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और उनके पिताजी और माताजी का जब राज था तो 7 बजे शाम के बाद कोई निकलता नहीं था, घर से नहीं निकलता था 7 बजे शाम के बाद, दहशत में रहता था। तो ये बिहार के लोग नहीं भूले हैं, बिहार के लोग आज भी हैं। जो नए उम्र के लोग हैं वो जरूर नहीं देखे होंगे पुराना राज, तो इसलिए वो जब उन्होंने होश संभाला तब वो उन्होंने नीतीश जी का सुशासन देखा, जहां विकास का काम हुआ, जहां कानून व्यवस्था दुरुस्त हुआ, जहां रोड पड़ा, सड़क बना, बिजली बनी। सर, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कहा था भाजपा 2014 में आई है, 24 में जाएगी, इसी अनुसार काम कर रहे हैं और बिहार से एकदम सफाया कर देंगे भाजपा का। तेजस्वी जी भविष्यवक्ता हैं। 15 साल से तो इंतजार 18 साल से कर रहे हैं, 18 साल से तो इंतजार ही न कर रहे हैं। अभी 2 साल बाकी है। अब उनको बिहार की जनता फिर मौका नहीं देने वाली है। जितना मुगलता करें, वो परिवारवाद चलाते हैं, उनके यहाँ परिवारवाद चलता है। और हम लोग के यहाँ एनडीए में नीतीश कुमार जी हो या कोई मोदी जी हो, हम लोग का कोई परिवार नहीं है, पूरा प्रदेश परिवार है। सिवान में सर आप आए हुए हैं, क्या कुछ यहाँ का माहौल दिखाई दे रहा है? सिवान में चुनाव जीतेंगे, माहौल क्या दिख रहा है? चुनाव जीतेंगे, हर हालत में चुनाव जीतेंगे। चुनाव सिवान के मतदाता मन बनाए हुए हैं, ये बाजारू बात है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। सर, छपरा में जो हालात हुए हैं, रोहिणी आचार्य ने कहा है कि भाजपा गुंडों की पार्टी है और उनके द्वारा इस तरह का जंगल राज पैदा किया जा रहा है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? अभी रोहिणी आचार्य बोल रही हैं, जाके अपने माता पिता से न पूछो कि उनके राज में बिहार में क्या था। गुंडा राज था, कोई भला आदमी शाम में 7 बजे के बाद सड़क पर नहीं निकलता था। उनको हक है कहने का। अरे अपने माता पिता से पूछें, बिहार की जनता से पूछें, बड़े बुजुर्गों से पूछें कि भाई लालू जी के और राबड़ी जी के राज में आप शाम में निकलते थे क्या घर से? बहू बेटी घर से शाम में निकलती थी? नहीं निकलती थी, आतंक था। और यह सिवान तो अलग आतंक का राज था। सिवान में एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रही हैं और पूरी तरीके से गेरुआ गमछे लेकर के उनका कहना है कि हम लोग भी इस बार एनडीए के साथ जाएंगे। अरे ये सब तो भेष बदलना, बहुरूपिया जानते नहीं है। वोट लेने के लिए गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए। वो सिवान के बारे में, सिवान का हर आदमी उनके बारे में जानता था कि उनके डर से कोई बोलने का साहस नहीं करता था। हम ही लोग जब समता पार्टी बनाए थे तो सिवान में सिवान का कोई भी टेंट समियाना वाला दरी भी देने के लिए हम लोग को तैयार नहीं था। और नीतीश जी और हम सब लोग आए थे, स्टेडियम में मीटिंग किए थे, छपरा से दरी, जाजिम और माइक लेके आए थे। और लोग मीटिंग में नहीं आए थे, दीवार के चारों तरफ खड़े होकर भाषण सुन रहे थे। वो भी बात कर रही हैं सुशासन का, कानून व्यवस्था का। तो इससे आश्चर्य कोई बात हो सकता है क्या? सर, 19 साल का दौर गुजरने के बाद क्या लग रहा है कि फिर से वो दौर आ सकता है? थोड़ी देर के लिए बिहार के लोग अब उस दौर को नहीं काहे का कोई आएगा भाई? 20 घंटा 22 घंटा बिजली जल रहा है तो आप कोई ललटेन लेके काहे के लिए आएगा? हमको तो तेजस्वी जी को परामर्श देना है कि भाई ललटेन हटा लीजिए। हम इस ललटेन युग में बिहार नहीं जाने वाला है। आप लालटेन तब घुमाते थे जब बिहार में आपके माता पिता ने बिजली नहीं दी थी, तब आप ललटेन घुमाते थे, क्योंकि हर घर में ललटेन जलता था। अब तो हर घर में बिजली जल रहा है, एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, 22 घंटा 20 घंटा बिजली रह रही है। उनसे पूछिए कि आपके पिताजी और माताजी जब बिहार के
में शासन कर रहे थे, बिहार का प्रतिदिन कितना बिजली का मेगावाट का खर्च था? 600 मेगावाट, उसमें लगभग 150 मेगावाट इकरारनामा के मुताबिक नेपाल को और रेलवे को दिया जाता था। तो 400 साढ़े 400 मेगावाट में बिहार को बिजली दे रहे थे उनके माता पिता, तो ललटेन लेके घूम रहे थे, क्योंकि बिहार को ललटेन में ही रखा था उन्होंने। अब नीतीश कुमार जी ने तो हर जगह बिजली चकाचक दे दिया। 6800 मेगावाट प्रतिदिन बिजली का खपत है आज बिहार में, और आपूर्ति की जा रही है। तो अब कौन ललटेन युग में जाना चाहेगा? अब तो तीर है, एक एक तीर से 10-10 ललटेन फूटेगा। 2024 का चुनाव है सर, क्या इसके बाद नीतीश कुमार जी रहेंगे मोदी जी के साथ या फिर से पलटी मारेंगे एक बार? ये कहाँ से आपको भविष्यवाणी? राजद के लोग बता रहे हैं। राजद के लोगों का छोड़िए ना, नीतीश कुमार जी ने मौका दिया कि माता पिता तो जो कर्म किए सो किए ही, कम से कम पुत्र कुछ सुधरने का रास्ता देखे, लेकिन सुधरने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने तुरंत 2 मिनट में विदा कर दिया, क्योंकि नीतीश कुमार जी लंबे समय से इस देश की राजनीति में केंद्र में मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, भूतल परिवहन मंत्री रहे, 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आज तक कोई विरोधी भी नीतीश कुमार जी पर कोई पक्षपात का और भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। और आप तो जब मौका मिलता है उसी में डूब जाते हैं। तो नीतीश कुमार जी इसको तो बर्दाश्त करने वाले हैं नहीं। तो सर इसको क्या समझा जाए? नीतीश जी ने बड़का गांव के जनसभा में कहा कि मदरसों को हमने बहुत इमदाद किया, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है। लेकिन वही गांधी मैदान के जो प्रांगण में असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने एक झटके में 700 मदरसे बंद कर दिए। तो इसको क्या समझा जाए सर? आसाम के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं वो आसाम में आपके लिए ना सर, आप ही कंपेनिंग आए थे, वो अलग बात है। लेकिन आसाम के मुख्यमंत्री आसाम में क्या कर रहे हैं वो जाने। बिहार में तो जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनका जो काम है, आज आप एक बात बता दीजिए कि 18 साल से नीतीश कुमार जी बिहार में शासन कर रहे हैं। आप एक उदाहरण नहीं बता सकते हैं जहां अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर अत्याचार हो और अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित महसूस करे। नीतीश कुमार जी मदरसे के जो शिक्षक थे उनकी जो बदहाली थी, जो आज दावा करते हैं MY समीकरण का, यहाँ तेजस्वी जी, उनके पिताजी माताजी भी शासन में थे 15 साल में, और 15 साल में उन्होंने कोई मदरसा पर ध्यान नहीं दिया। और नीतीश कुमार जी ने बिहार के मदरसों को सुधारा। बिहार के मदरसा के जो शिक्षक हैं उनको 7वें वित्त आयोग का जो अनुशंसा था उसके अनुरूप वेतन देने का उन्होंने काम किया। तो नीतीश कुमार जी का नारा है न्याय के साथ विकास, और न्याय के साथ विकास का मतलब है कि उन्होंने विकास भी किया और समाज के हर तबके के साथ उन्होंने न्याय किया। और जो समाज में सबसे पिछले पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, समुदाय है, उसके लिए विशेष अवसर देके उन्होंने उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। और इसी के तहत उन्होंने 20% अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निकाय में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, क्योंकि उनका मानना था कि 50% की आबादी के लिए अगर विशेष प्रयास नहीं किया जाए, उसके को समाज के मुख्य धारा में नहीं लाया जाए तो संभव नहीं है बिहार का विकास। तो इसलिए 50% का आरक्षण दिया। 32% का 2012 में उन्होंने पुलिस सेवा में दिया। आज बिहार एकमात्र राज्य है पूरे देश में जहां लगभग 30,000 से ज़्यादा बिहार पुलिस में महिलाएं, और 35% का आरक्षण उन्होंने महिलाओं को 2016 से बिहार के सभी वर्ग के नियुक्तियों में 35% का आरक्षण उन्होंने महिलाओं को दिया। तो महिलाओं के साथ न्याय किया उन्होंने, अति पिछड़े वर्ग के साथ न्याय किया, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को। अल्पसंख्यक समुदाय आज पिछड़े क्यों हैं? उनमें शिक्षा की कमी, और इसलिए मदरसा का स्थिति उन्होंने सुधारा और मदरसा में भेजा। तालीमी मरकज उन्होंने
बनाया ताकि लोगों को स्कूल तक पहुंचाया जाए। तो ये सारे काम मुख्यमंत्री जी ने किया और मुख्यमंत्री जी का यही है कि समाज के हर तबके का जब तक विकास नहीं होगा तब तक विकसित बिहार का कल्पना नहीं किया जा सकता। सर तेजस्वी जी की समस्या पे आप लोगों का क्या दृष्टिकोण है? पलायन की समस्या, कौन सा पलायन? यहाँ से मजदूर जो बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, देखिए युवा साथी हैं जो, देखिए मजदूर अगर कहीं बाहर जाते हैं काम कमाने के लिए ये उनकी मर्जी, लेकिन आज बिहार के धरती पर इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इतना कंस्ट्रक्शन हो गया कि जो यहाँ काम करना चाहेंगे उनको यहाँ काम आसानी से उपलब्ध हो जाता इस है। बार 40 सीटें अगर बिहार से भाजपा को मिलती है तो क्या विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलने वाला है? आप लोग की सरकार? ये अलग बात है, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं, लेकिन हमको जो सुविधा और भी पैकेज भी है कई तरह की चीजें। जैसे आप देखिए बिहार में कोई उद्योग नहीं लग रहा था, उसका कारण था कि यूपीए की सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक शर्त लगा के रखा था कि इथेनॉल का उत्पादन वही कर सकता है जो चीनी का उत्पादन करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बात को लगातार मांग करते रहे कि चीनी के साथ इथेनॉल को मत जोड़िए, इथेनॉल का स्वतंत्र उत्पादन की अनुमति दीजिए, नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो अनुमति दिया और आज बिहार में 100 से ज्यादा इथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है। तो इसलिए बिहार को और भी सुविधा मिलती है। तो हमको तो मतलब है बिहार का विकास से, तो बिहार का विकास में बिहार को पैकेज मिलता है और बिहार को पैकेज अगर मिलता है तो उससे भी हमारा काम होता है। आज एक निर्णय से 100 फैक्ट्री लग रही है बिहार में इथेनॉल की। इसी तरह और भी कई चीजें होंगी आगे भविष्य। तेजस्वी यादव का दावा है सर कि 300 से ज्यादा सीट जीत रही है एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन। दावा कुछ भी करते रहे, पिछला चुनाव में दावा कर रहे थे 2019 में कि सब सीट हम जीत रहे हैं, सर आज मुंगेर 0 सीट पर आउट हो गए थे। सर मुंगेर सीट पर आपके सामने बाहुबली अशोक हम महतो अपने की विरोधी पत्नी पर हम अपने विरोधी पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। सर लगातार वो चुनाव हो चुका है, क्या लगता है उस मतदान चुनाव में? चुनाव हो चुका है, मतदान बंद है, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। हम कोई भविष्य वक्ता है? अशोक महतो कह रहे हैं कि इस बार ललन सिंह की बुरी तरह हार हो रही है। अरे हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ये तो मतदान के दिन पता चलेगा। आप अशोक महतो का ब्रीफ काहे के लिए लिए हुए हैं? सर जब चर्चा आपकी आ रही थी तो कह रहे थे कि हम नहीं जानते हैं आपका नाम। बहुत अच्छी बात है, वो नहीं जानते हैं, संभव है वो नहीं जानते होंगे। हम उनको शुभकामना देते हैं कि हमको नहीं जानते हैं। और ये भी बयान आ रहा था कि अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की लड़ाई है वहाँ। ये अलग बात है, ये सब तो लोग करते रहते हैं। वहाँ के लोग विकास पर वोट देते हैं और मुंगेर में विकास जो हुआ है ये जाके आपको भी निमंत्रण देंगे, चले जाइए और जाके देख के आइए। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, इन्होंने मीडिया के सामने अपनी सारी बातें जो फैक्ट था उसको रख दिया। बाकी है क्या, ऐसे कुछ आप जानना चाहते हैं तो बताएंगे। कल जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के सभा में जो भीड़ उमड़ा, इस भीड़ को क्या समझ रहे हैं? क्या ये वोट में तब्दील हो पाए? अरे भैया 100 मतदाता गए थे, 2.5 लाख से ऊपर लोग थे, आप खुद मीडिया के लोगों ने देखा। और पूरी फिजा बदल गई है सीवान की, सारा लोग नीतीशमय मोदीमय हो गए हैं, चिरागमय हो गए हैं। आप जिस गांव में जाइए कल के बाद आप गांव का माहौल जाकर देखिए, हर जगह ढोल ताशे से लोग रिसीव कर रहे हैं और नज़ारा ही बदल गया, पूरा माहौल बदल गया है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ टेम्पू जो है सीमा नहीं पार कर पाएगा। जिस टेम्पू की कुछ लोग वकालत कर रहे थे उसकी हवा निकल गई है सीवान में और ये सीमा नहीं पार करेगा। दिल्ली जाने की बात वो देवरिया के इधर रह जाएगा, बॉर्डर पर ही रह जाएगा। निश्चित रहिए। कह रहे हैं और बिहारी चौधरी जी कि अब आप 3 नंबर पे आ गए। अरे चौधरी सुनिए ना, चौधरी जी हम किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोलना चाहते हैं। वो लोग आपस में फरिया में ना वो कौन से नंबर पर है, चौधरी जी उनसे पूछें। कल तक वो मैडम का राग अलाप रहे थे, मैडम उनको गांधी मान रही थी, वो दोनों लोग आपस में फरिया लें कौन 2 नंबर पर है कौन 3 नंबर पर है। और 2 नंबर पर रहने वाला आदमी भी 2 लाख से नीचे रहेगा, आप निश्चिंत रहिए। सर अब जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और भारत माता की जय, उससे कोई परहेज नहीं, सभी रंग हमारे हैं। सुने ना, तैजा सीवान जिला भोजपुरी के इलाका, भोजपुरी में लोग का कहेला सियरा उहे ह पोछिया रंगवले बा, यह लोग कहेला। वही मामला है, पोछ रंगाया हुआ है,
वहाँ किस लोगों की झुंड है? जिन लोगों ने आतंक पैदा कर रखा था, जो लोग 47 चलाते थे, भय का माहौल था सीवान में, पत्रकार कलम नहीं उठा रहे थे, यहाँ तक कि पत्रकारों की हत्या हो गई। आपको क्या नाम था, राजदेव रंजन की हत्या हो गई, यहाँ वकीलों की हत्या कर दी गई रघुवर जी का। ये सीवान था। उस माहौल को सीवान की जनता ने बदली है, और वो पुराना माहौल, पुराना दिन, पुराने लोग सीवान की राजनीति में अब कभी नहीं आएंगे, ये आप लोग नोट कर लीजिए।